वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है। यह क्या है? यह जो है चैप्टर जो है 1 है। हम लोगों का हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 और पाठ का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। किसमें? यूरोप में। देखिएगा यहाँ समझिएगा एक एक करके। आज इन जो भी साइड में टॉपिक दिख रहा है, इन सारे टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं एकदम अच्छे से। तो देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यहाँ के बारे में, यूरोप के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पढ़ना होता है आप लोगों को राष्ट्रवाद। पहले राष्ट्रवाद समझ लीजिए कि आखिर है क्या। देखिएगा राष्ट्रवाद को जो है सामान्य भाषा में बोला जाए तो उसको जो है देशभक्ति कहा जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? देशभक्ति। यानी किसी देश के प्रति जो भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी कहीं ना कहीं रहता होगा किसी देश में, तो उसको जो है देश के प्रति उसके मन में जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वही देशभक्ति कहलाता है। तो इसी को जो है भारी वर्ड में हिंदी में जो है राष्ट्रवाद कहा गया है। राष्ट्र के प्रति लगाव ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और जिस व्यक्ति के मतलब मन में, दिल में जो है राष्ट्रवाद की भावना होता है, उसको राष्ट्रवादी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रवादी। यदि आप लोग जो है इंडिया से प्रेम करते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, भारत से लगाव है, तो आप लोग जो है राष्ट्रवादी व्यक्ति हो गए। और राष्ट्रवाद क्या हो गया? आपको आपके जो है देश के प्रति जो प्रेम है, आपके मन में जो त्याग की भावना है, वही आपका क्या है? राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद जो है कैसे उत्पन्न होता है? तो राष्ट्रवाद जो होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले, जिनकी जो है एक संस्कृति हो, एक कल्चर हो, एक मतलब रहन सहन हो, तो उन लोगों में जो है एक एकता का वाहक होना का मतलब उनको जो है जोड़ने का काम करती है। तो राष्ट्रवाद एक कहा जाए तो एक प्रकार का फीलिंग है। क्या है? एक फीलिंग है, भावना है जो लोगों के मन में होती है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को, भौगोलिक क्षेत्र के लोगों को सांस्कृतिक, राजनीतिक या भौगोलिक दृष्टि से जोड़ने का काम करती है। तो ये आपका राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद के जो है शुरुआत यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में पुनर्जागरण काल के दौरान हुआ था। तो याद रखना है कि पूछेगा क्वेश्चन आपसे, राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुआ? तो यह जो है यूरोप के देशों में हुआ था, जो फ्रांस से शुरू हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस जो है यूरोप में पड़ता है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। जिस प्रकार जो हम लोग जो है एशिया महादेश है, सबसे बड़ा महादेश कौन है? एशिया है। और भारत भी जो है किस महादेश में पड़ता है? तो भारत जो है एशिया महादेश में पड़ता है। तो दूसरे नंबर पर जो है यूरोप ही आता है। ठीक है, एशिया के बाद कौन है? यूरोप आता है। तो उसी यूरोप में देश पड़ता है फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, बहुत सारा देश जो है वहाँ पे आपको उपलब्ध है। तो उसी महादेश में जो है राष्ट्रवाद का जो है, राष्ट्रवाद शब्द के जो है उत्पत्ति हुआ, जन्म हुआ था पुनर्जागरण काल। ये पुनर्जागरण का क्या है? तो पुनर्जागरण काल का अर्थ होता है फिर से जागना, यानी नया चेतना का उदय होना, फिर नई जानकारी जब मन में आ जाता है मतलब तर्क के साथ, तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। पहले लोग जो है ना, माने यूरोप के लोग जो हुआ करते थे, वे पोप के बनाए रीति रिवाजों में दब गए थे। पोप क्या कौन होते हैं? पोप जो होते हैं ईसाई धर्म के समझिए बहुत बड़े धर्म गुरु होते हैं। पोप और पादरी जो रीति रिवाज जितना भी ईसाई धर्म का है वही लोग बनाता है। तो वहाँ के जो लोग सब था उसका जो है जीवन समझिए कि धार्मिक रीति रिवाजों में उलझ के रख दिया था। अपने भी देश में ऐसा ही हाल था। तो जो जहाँ है, जैसे हिंदू धर्म में जो है ब्राह्मण होते हैं, पंडित जी होते हैं, तो जितना भी हिंदू लोग है उन्हीं का बात मानता है, उन्हीं के बनाए हुए रीति रिवाजों पर हम लोग जो है चलते हैं। तब अब खुलापन आया है, मॉडर्न युग आया है, तो थोड़ा सोशल मीडिया भी है, तो धीरे धीरे जो खुलापन समाज में आया है। लेकिन पहले भी हम लोग का जीवन भी, भारत के लोगों का भी जीवन एकदम जटिल हो गया था। जो भी रीति रिवाज बनाने वाले थे वह जो है आम लोगों का ज़िंदगी एकदम कंगाल कर दिया था। उसी प्रकार जो है इस्लामिक देशों में भी वहाँ मौलवी लोग होते हैं, मुल्ले लोग होते हैं, तो वे लोग जो है तरह तरह के रीति रिवाज बना के आम लोग के ज़िंदगी एकदम कंगाल कर देता है, सभा नर्क बना देता है।
और उनका जो है मतलब एक दायरा, एक बाउंड्री बना देता है, बॉर्डर बना देता है। उस बॉर्डर के आगे जो है लोग सोच ही नहीं पाते हैं, उनके मन में जो है ईश्वर के प्रति डर बैठ जाता है कि ये करेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगा। तो उस जो है धार्मिक मतलब रीति रिवाज के खिलाफ जब लोगों के अंदर जागरण उत्पन्न हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसको बोला गया पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण की शुरुआत भी यूरोप से ही हुआ है। तो वहाँ सबसे पहले ईसाई धर्म के जो धर्म गुरु हुए, जो पोप हुए, पादरी हुए, लोग उनसे तर्क शुरू कर दिए, उनसे तर्क करने लगे, किसी भी रीति रिवाज पर बहस करने लगे, तो उनके अंदर पुनर्जागरण उसको बोला गया। तो ये जो हुआ था कहाँ, यूरोप में ही हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। तो आप जो है राष्ट्रवाद समझ लिए। अब जो है उसके बाद यूरोप देखिएगा, यहाँ से अब कुछ पूछता है आपसे यूरोप। तो यूरोप महादेश में जो है, यूरोप महादेश में कौन कौन देश विशेष तौर पर दूसरा को याद रख लीजिएगा। जैसे इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को इटली के बारे में, इटली जर्मनी फ्रांस। उसके बाद आप जान लीजिए यहाँ से ऑस्ट्रिया, क्या जान लीजिए आप लोग, ऑस्ट्रिया। तो ये सब देश है। उसका यूनान, तुर्की, ये सब जो देश है कहाँ पड़ता है, ये सब जो देश है आपको कह दे, एक मिनट, ये सब जो देश है वो कहाँ पड़ता है, यूरोप में पड़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी किस महादेश में पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है। इटली भी कहाँ पड़ता है, यूरोप में ही पड़ता है। तो जर्मनी और इटली किस महादेश में पड़ता है, तो यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप के ये सब देश है। इस चैप्टर में इन देश के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, लेकिन मोटा मोटी हम आपको पढ़ा दिए हैं। यहाँ से आपको रूस भी इसी में हो जाएगा। ठीक है, रूस भी इसमें हो जाएगा। अब यहाँ समझते हैं हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। यहाँ सबसे पहले मेन जड़ समझिए, ऑस्ट्रिया। यहाँ जो है मेन खलनायक की भूमिका में कौन है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ये ऑस्ट्रिया है। क्या है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रेलिया नहीं समझिएगा इसको। यहाँ देखिएगा ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के जो राजधानी पड़ता है वो कहाँ आज भी है, वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। तो यहाँ देखिएगा ऑस्ट्रिया जो है उस समय काफ़ी ताकतवर हुआ करता था, काफ़ी शक्तिशाली देश था। कौन, ऑस्ट्रिया। तो यह जो है ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। इसको अपने कंट्रोल में कर लिया था, इटली को और जर्मनी को। और इसके टुकड़े को जो है कई खंड में कर दिया था। इसलिए कर दिया था कि वहाँ जो है राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत न हो सके। जो भी देशभक्त लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा कब्जा ख़त्म हो जाए, मतलब ऑस्ट्रिया भाग जाए, आज़ाद इटली और जर्मनी हो जाए, तो उन लोगों को जो है कमज़ोर करने के लिए ये जो है टुकड़ों में, जैसे ऐसे इटली था तो ऐसे जो है खंडित जो है कर दिया था। और अपने सगे संबंधियों को, मौसेरा, चचेरा, फुफेरा भाई को जो है जहाँ तहाँ का राजा, ये सब जो है बना के उसके हाथ में कब्जे में दे दिया था, कई टुकड़ों में कर दिया था वो। तो ये ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो ऑस्ट्रिया जो है इटली और जर्मनी पर कब्जा किया था। लेकिन इसी दौरान जो है एक आदमी का उदय होता है, किनका, नेपोलियन का। यहाँ समझिए, नेपोलियन के बारे में समझ लेते हैं पहले। नेपोलियन जो है आपको यहाँ बता देते हैं, यह ऐसा व्यक्ति रहा जिन्होंने इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए। तो ये जो है इटली और जर्मनी को समझिए कि पूरे वर्ल्ड में फेमस बना दिया। और यह बताया कि ऑस्ट्रिया जो है इस दोनों देश पर काफ़ी जोर जुलूम कर रहा है, वहाँ के लोगों को सता रहा है और मतलब अन्याय पर अन्याय कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है एक राजनीतिक परिदृश्य में लाया, एक विशेष मतलब पहचान दिया किसको, इटली और जर्मनी को। और लोगों के अंदर साहस भरा। नेपोलियन आया तो लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवादी भावनाएं काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में भर गई। तो नेपोलियन के आक्रमण जो है राष्ट्रवाद को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल हुआ। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने राष्ट्रवाद को काफ़ी उन्नत रूप दिया, काफ़ी जो है मतलब उग्र रूप दे दिया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो नेपोलियन जो है यहाँ के लोगों को के लिए काम कर रहे थे, इटली जर्मनी के लिए कार्य कर रहे थे। लेकिन और इसी दौरान जो है कुछ दिन के बाद जो है 1814
1814 ईस्वी में वाटरलूम के युद्ध में नेपोलियन के जो है मृत्यु हो जाता है लड़ाई में। जो है इनके दुश्मनों ने इनको जो है क्या कर दिया, इनका मतलब ये निधन हो गया, ये मर गए। तो पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। पतन शब्द आता है इसमें खूब। तो पतन के मतलब होता है ख़त्म, मतलब समझिए कि अब वहाँ से दिन ख़त्म हो गया, मर गए हैं या तो राज ख़त्म हो गया। तो नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो जब तक नेपोलियन था तब तक जो भी मतलब छोटे मोटे राजा थे जो इटली और जर्मनी के प्रांतों को कब्जा कर रहे थे, उनको तरपा रहा था, मतलब परेशान कर रहा था। नेपोलियन के डर से ये सब जो है सिहर गया था, डर गया था, ठीक है, और सब दब गया था। और बड़ी तेज़ी से राष्ट्रवादी विचार के लोग जो है उभर रहे थे, बढ़ रहे थे। आम जनता लोग अच्छा खासा सांस ले पा रहा था। लेकिन इसी बीच 1814 में इनका मृत्यु हो जाता है। अब फिर क्या हुआ? फिर से जो है जो भी मतलब पुरातन जो राजशाही व्यवस्था थी, राजतंत्र था, वो सब जो है वो शक्तियाँ पुनः जो है पनपने लगी, जागने लगी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक व्यक्ति हुआ, यहाँ पे देखिएगा, मेटरनिख। कौन है? मेटरनिख जो है 1814 में जब नेपोलियन मर गया तो ये 1815 में एगो मीटिंग बुलवा दिया। क्या करा दिया? मीटिंग। 1815 में जो है मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वियना सम्मेलन करवाया। क्या करवाया? वियना सम्मेलन करवाया। यहाँ देखिएगा, तो 1815 में मेटरनिख यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर बन गया। क्या बन गया? ऑस्ट्रिया का चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री। चांसलर मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। यूरोप के बहुत सारे देशों में वहाँ के प्रधानमंत्री को चांसलर ही बुलाया जाता है अभी भी। जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर ही बुलाया जाता है अभी भी। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बन गए? मेटरनिख। और मेटरनिख ने जो है चांसलर बनते ही सारी सत्ता को जो है अपने कंट्रोल में करना शुरू किया, पावर को अपने मुट्ठी में किया। और 1815 में उसने एक सम्मेलन बुलाया और वैसे देशों को, राजा को निमंत्रण किया जो चाह रहे थे कि नेपोलियन के जितना भी कार्य अच्छा किया था उसको सबको पुनः को मिटा दिया जाए। और जो जनता के अंदर डर खत्म हो गया था राजा के प्रति, उस डर को फिर से लागू किया जाए, यानी जनता को जो है तरपाया जाए, मारा जाए, कूटा जाए, टांगा जाए। तो ये काम किया कौन? मेटरनिख है, ठीक है। तो वैसे वैसी शक्तियाँ, वैसे लोग जो है वियना में आए, शामिल हुए। और इस लोगों ने इन्हीं के विचारों पर जो है पूरा जो है मतलब पूरा ये समझिए, इस सम्मेलन का नाम आप मेटरनिख सम्मेलन भी रख सकते हैं कि पूरा जो है देख रेख, पूरा जो है पूरा अगुवाई, जितना भी मन के इच्छा था मेटरनिख का, उस सारा इच्छा अपना पूरा जो है यूरोप में लाने की कोशिश किया। कौन? मेटरनिख। तो ये वियना सम्मेलन नाम के था। दरअसल यह एक मेटरनिख सम्मेलन था जिसमें मेटरनिख की इच्छाओं को पूरे यूरोप में लागू किया गया और जर्मनी और इटली पर तो लागू किया ही गया। तो ये हुआ। तो आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिख था। कब बना मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर? 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना में है। इटली और जर्मनी किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। इटली और जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? तो ऑस्ट्रिया था, जो कब्जा कैले था। इटली और जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? ऑस्ट्रिया था। ध्यान से सुनते रहिए, एको को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ध्यान सुन लीजिएगा था। और सारे सब्जेक्टिव आपको जो है अच्छे से एकदम नरम हो जाएंगे याद करने में। इसलिए पहले चैप्टर को समझना चाहिए। आप लोग बिना पढ़े लिखे जो है लगते हैं रटने, इसलिए पहले सुनिए, समझिए अच्छा से, तब ठीक रहेगा। हो गया यहाँ तक? चलिए यहाँ देखिए, हमने आपको मेटरनिख पढ़ाया। यहाँ समझिएगा, मेटरनिख का पतन जो है, मेटरनिख का पतन कब हो जाता है? 1848 में। मेटरनिख कब सत्ता में आया था? 1815 में। और कब तक राज किया? जब तक वो मर न गया। 1848 तक वो चांसलर अर्थात मतलब पावरफुल मैन बना ही रहा। तो ये कै बरस तक रहा आप गद्दी पर? भाई 33 वर्षों तक राज किया। कै बरस तक राज किया?
33 बरस तक 33 वर्षों तक ही राज किया। इसलिए इन बीच के जो काल है 1815 से 1848 के बीच का समय, इस समय को जो है मेटरनिक युग बोला जाता है कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति का बात नहीं चलता था, सिर्फ और सिर्फ मेटरनिक के बात चलता था, मेटरनिक के सामने किसी को बोलना हिम्मत नहीं था। खैर ये जो है विरोधी विचारधारा के लोग थे जो जनता के भलाई नहीं सोचे, सिर्फ अपना और अपने लोगों का ही भलाई सोचे। तो ये जनता के दृष्टि ठीक नहीं थे, तनाशाह थे, निरंकुश थे। ठीक है, तो मेटरनिक का जो काल रहा 1815 से लेके 1848 तक रहा। ये पता में पूछेगा तो 1848 कहिएगा, कब चांसलर बना, 15 में कई बरस तक, तो 33 बरस। 1815 से 1848 के बीच के समय अंतराल को मेटरनिक युग बोला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। तो हमने आपको मेटरनिक भी पढ़ाया और वियना सम्मेलन भी आप लोगों को हम आज जो है यहाँ पढ़ा दिए। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए टॉपिक को, इटली और जर्मनी में राष्ट्रवाद को कमजोर करना। कौन कमजोर करने का काम किया, किस सम्मेलन के द्वारा? तो यहाँ जो है ध्यान रखिए, वियना सम्मेलन के द्वारा इटली और जर्मनी में उभर रहे राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने का, कुचलने का काम किया गया। मेन मकसद, मेन मुद्दा, मेन उद्देश्य क्या था कि इटली और जर्मनी में जो राष्ट्रवाद, जो नेपोलियन जो हिम्मत दिया है जनता को, उस हिम्मत को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और पुनः जनता को जो है डराया जाए, आगे जैसे भी हो उसके अंदर डर भर दिया जाए। तो पुरातन व्यवस्था लागू करना मेन मकसद था। क्वेश्चन पूछता है किस सम्मेलन के द्वारा जो है यूरोप में पुरातन व्यवस्था लागू किया गया? तो वियना सम्मेलन के द्वारा, यानी मेटरनिक की सभी बातें जो है, नीति जो है लागू किया गया। तो आप जो यहाँ तक यह समझ गए हैं और सारा बात हमने आपके भी चर्चा कर दिया। अब हम लोग जानते हैं फ्रांस में जुलाई 1830 के जो क्रांति हुआ था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ ध्यान समझिए, इसको हम मिटाते हैं, इसको मतलब अब आगे समझाएंगे। अब यहाँ ध्यान से बने रहिए हमारे साथ, एकदम शांतिपूर्वक सुन लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अरे बाप। अब यहाँ समझ रहे हैं हम लोग फ्रांस की जुलाई 1830 वाला क्रांति जो 1830 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ शांतिपूर्वक समझिए क्या है। देखिएगा, 1830 में जो है जुलाई में मतलब जुलाई महीने में फ्रांस में भयंकर क्रांति हुआ। कारण क्या था? तो फ्रांस का राजा था चार्ल्स 10वां। यहाँ समझिए, चार्ल्स 10वां यह जो है घोर निरंकुश, प्रतिक्रियावादी, कट्टर और जनता के इच्छा के विरुद्ध कार्य करने वाला व्यक्ति था, जिसने वहाँ के जनता के ज़िंदगी के ख़राब कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसके राज में जो है बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, मतलब पूरा चरम अवस्था पर था और जनता जो है विरोध भी नहीं कर सकती है। इतना मतलब प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है विरोध को मतलब बहुत कड़ा तरीका से जो है जवाब देता था। और निरंकुश था, मतलब निरंकुश बोला जाता है जिस पर अंकुश नहीं लगाया जा सके, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके। तो इसके अंदर सारी बुराइयां भरी हुई थी। यह एक निरंकुश व्यक्ति था, प्रतिक्रियावादी था, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता को दबाने का काम किया। ये भी जो है राष्ट्रवाद का काफ़ी विरोधी था। राष्ट्रवाद का मतलब हो गया फ्रांस जो देश में रहता है उस देश से लगाव करना। तो इस देश के लगाव करने वाले जो होंगे वो तो देश के खिलाफ नहीं चाहेंगे, तो ये तो देश के खिलाफ काम कर रहा था, इसके विरोध में हो ही जाना है। तो ये राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने का काम किया। इसके अलावा इसने उदारवादियों को, जो भी मतलब उदारवादी टाइप के नेता थे, उसको भी कमज़ोर करने का ये काम किया। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यह जो है प्रधानमंत्री बनाया था किसको? यह जो अपना चांसलर बनाया था, चांसलर पोलीगनेक को बनाया था। किसको बनाया था? नहीं, पोलीगनेक नहीं, यह गीजो को बनाया था। किसको बनाया था जी, याद है आप लोगों को? नहीं, ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ से ठीक पहले के सही था। यह जो है आपको कह दे, यहाँ चार्ल्स 10वां जो है पोलीगनेक को अपना प्रधानमंत्री अर्थात चांसलर बनाया था। यह जो चार्ल्स 10वां था किस वंश का था? तो यह जो है बुर्बो वंश का जो है राजा था। किस वंश का था? बुर्बो वंश का जो है यह राजा था, जिसने पोलीगनेक को अपना चांसलर बनाया। जैसन ई था वैसन के ना अपन आदमी फिट करेगा। तो ये ख़त्म था तो ख़त्मे आदमी को बनाया अपना चांसलर। तो ये और ज़्यादा ख़त्म काम किया, जनता के हालत ख़राब कर दिया। तो ये जैसे बना पूरे देश में जो है क्रांति की लहर दौड़ गया। 28 जून
28 जून 1830 को, 28 जून 1830 को पूरे फ्रांस में जो है गृह युद्ध शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? गृह युद्ध मतलब होता है एक देश में जो लड़ाई होता है ना अपने अपने में, उसी को जो है गृह युद्ध बोला जाता है। ठीक है, तो गृह युद्ध शुरू हो गया। तो गृह युद्ध से जो है चार्ल्स पूरे देश में एकदम व्याप्त हो गया, रोड जाम, चक्का जाम, सब टायर टूर जलने लगा। यहाँ तक कि इसके जो अंगरक्षक होते थे सैनिक, वो सब इसके खिलाफ हो गया। तो ये काफ़ी डर गया और डर का अपना जान बचाकर जो है यह फ्रांस के गद्दी जो है छोड़ के इंग्लैंड भाग गया। कहाँ पलायन कर गया यह जो है डर कर कहाँ भाग गया? ध्यान से सुनिए पहले, यह डर कर जो है इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, इंग्लैंड जो है सभी भगौरा के लिए सुरक्षित देश है, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड जो है सभी भगौरों के लिए, जो भी गलत कुकर्म करके भागता है ना, वो इंग्लैंड भागता है। अपने देश से लगभग दर्जनों से भाग गया है। ठीक है, सब कुकर्म कर लिया है, अरबों करोड़ों रुपया ले लिया है यहाँ से और जाके वहाँ ऐश मौज कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो इंग्लैंड जो है कुकर्मी लोगों का जो है अड्डा हो गया एक तरह से कहा जाए तो ये कहाँ भाग गया अपना? इंग्लैंड भाग गया, तो बच गया। तो एक तरह से क्रांति सफल हुआ। ये 1830 का क्रांति जो है सफल किसको बोला जाएगा? जिस काम के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो आपका काम हो गया तो सफल हो गए। तो यहाँ के जनता जो इसको हटाने के लिए जो है काफ़ी मेहनत की, लड़ाई लड़ी, कितने लोग शहीद हुए और ये जो है जनता जीत गई, ये भाग गया, तो ये सफल हुआ। इसका असर यह हुआ कि पूरे यूरोप के जितने भी छोटे बड़े देश थे उस पर जहाँ खबर गया वहाँ पे इसका जो है काफ़ी सकारात्मक असर हुआ। जो भी गुलाम देश थे अपने मतलब उपनिवेश जो बना हुआ था उसके खिलाफ जो है विरोध करने लगे, तो उस सबको फायदा हुआ। तो ये चीज़ है। अब देखिएगा क्या हो गया, तब ये भाग गया तो राजा कोई बनेगा ना। तो इसके बाद जो राजा बनाया गया भागने के बाद, तो लोगों के समर्थन से लुई फिलिप, कौन? लुई फिलिप फ्रांस के लोगों के समर्थन से, पत्रकारों के मदद से, उदारवादियों के मदद से, जनता के मदद से, सबके सपोर्ट से लुई फिलिप जो है जुलाई मतलब फ्रांस का जो है राजा बना। कौन बना नया राजा? लुई फिलिप बना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स 10वां के बाद फ्रांस का नया राजा कौन बना? तो लुई फिलिप बना। जब चार्ल्स 10वां फ्रांस से गद्दी छोड़ के इंग्लैंड भाग गया तो वहाँ पे किस वंश का राज खत्म हो गया? तो बुर्बो वंश का जो है राज खत्म हो गया। अब यह जो लुई फिलिप था आर्लेएंस वंश का राजा था। किस वंश का? आर्लेएंस वंश का राजा था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो लुई फिलिप जो है आर्लेएंस वंश का जो है राजा था। चार्ल्स 10वां बुर्बो वंश का राजा था, जिसको भागने के बाद बुर्बो वंश का समाप्ति यहाँ हो गया और स्थापित कौन हो गया था? आर्लेएंस वंश हो गया। ठीक है, तो इतना बात आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी आपको मदद करेंगे। सब्जेक्टिव पूरा सबसे क्वेश्चन है कि जुलाई 1830 की क्रांति का वर्णन करें, इन जितना बात बोले ये सब उसमें आप वर्णन कर देंगे। अब आगे पढ़िए, अब यहाँ आइए। तो 1830 की क्रांति सफल हो गया तो राजा कौन बन गया? लुई फिलिप बन गया। यहाँ ध्यान दीजिए, तो लुई फिलिप यहाँ ध्यान सुनिए। लुई फिलिप जब राजा हो गया तो पहले जो है राजतंत्र था, वोटिंग सिस्टम था नहीं कि 5 साल 6 साल पर हटा दीजिएगा। तो लोकतंत्र रहता है तो हटने के डर से जो है कोई भी व्यक्ति जो है थोड़ा अच्छा कार्य करे कोशिश करता है, उसके अंदर तानाशाही नहीं आता है। आप परमानेंटे को बैठा दीजिएगा तब वो तो आपको जो है कह दे कि एकदम बेकार हो जाएगा, तब तानाशाह हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, कोई कम में नहीं करेगा। चाहे आपके गांव के मुखिया, वार्ड सदस्य क्यों ना हो, वो लगातार अगर जीतने लगेगा तो उसको जो है विकास से कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, आपके कामों से कोई मतलब नहीं है। उसके मन में बात बैठ जाता है कि केवल हम तो जीत ही जाते हैं। इससे लगातार कभी भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लगातार मतलब जीतना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो। कम से कम 2 चांस के बाद आप लोग जो है हटाइए उसको, जैसे भी हो, 2 चांस, 2.5 चांस जो भी हो। तो यहाँ समझिएगा, लुई फिलिप जो है जनता के समर्थन से राजा बन गया। तो यह लगभग, इसको तब हटाने वाला कोनो बातें नहीं था। तो ये लगभग शुरू में लगभग 10 साल 12 साल जब बड़ा बढ़िया काम किया, ले दे के सबको चला। लेकिन मन में आ जाता है ना, लगातार आदमी जब जीते लगता है तो उसके अंदर जाहिर सा बात है घमंड और तानाशाही वो अपने यहाँ पे पैदा हो जाता है अपने अंदर। तो इसके अंदर भी वही गुण आ गया, इसके मन में बैठ गया कि हमको कौन हटाएगा, हमको कौन भगाएगा ना जी। तो ये जो है 1800 लगभग मतलब 18 बरस के करीब जो है
यहाँ जो है इसके समय में जो है ये इतना ख़त्म हुआ और एकरों से ज़्यादा गड़बड़ हो गया। यह जो अपना चांसलर बनाया आगे चल के, किसको बनाया था? गीजो को बनाया। किसको बनाया? गीजो। सब घिस दिया एकदम, फ्रांस के एकदम गड़बड़ कर दिया एकदम। तो लुई फिलिप जो है गीजो को अपना चांसलर बनाया। ध्यान दीजिएगा यहाँ, लुई फिलिप ने गीजो को अपना क्या बनाया? चांसलर बनाया। और समझिए कि यह बाद में चल के बहुत महत्वाकांक्षी हो गया। महत्वाकांक्षी मतलब खुद के कामों को ज़्यादा महत्व देना, अपने लाभ देखना, अपने आदमी को देखना, जो भी खाली अपना अपना करना, उसको क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षी व्यक्ति बोला जाता है। जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही काम को इम्पोर्टेंस देता है, अपने ही भलाई देखता है, अपना मतलबी टाइप से कह सकते हैं। तो ये महत्वाकांक्षी हो गया। जनता इससे त्रस्त होने लगी, परेशान होने लगी। अब कौन उपाय है भाई? इतना तो कितना पापड़ बेल के, कितना लाठी खा के हम लोग चार्ल्स दसवां को भगाए थे, इस पगला को इतना प्यार दुलार से राजा बनाए थे, ये तो ओकरो बाप निकला ना जी। तो लुई फिलिप जो है जिस उम्मीद से आया था उस उम्मीद को जो है उलट दिया। लोग को जो है काफ़ी धक्का लगा, क्योंकि ये सब जो है जनता के खिलाफ, देश के खिलाफ कार्य कर रहा था। ठीक है, अब कैसे हटाया? कोई उपाय नहीं है। फिर लोगों ने एकत्रित होना शुरू किया। एक वहाँ कुछ जो भी उदारवादी नेता से सबने मिलना जुलना शुरू कर दिया और प्लानिंग शुरू हुआ। तो सब ने मिलकर लुई फिलिप को जो है पुनः भगाने के काम किया, जो 1848 में जो है यह क्रांति उग्र रूप लिया वहाँ पे। और यह जो 1848 में जो है लुई फिलिप वहाँ के गद्दी छोड़ के जो है क्या किया? ये भाग गया। क्या किया? यहाँ से यहाँ क्रांति हो गया। तो 1848 की क्रांति, इसको ध्यान रखिए। तो 1830 में जो क्रांति हुआ था चार्ल्स दसवां को भगाने के लिए हुआ था, और 1848 में जो क्रांति हुआ था वह जो है लुई फिलिप को भगाने के लिए हुआ 18 साल बाद। कब? 18 साल बाद में। यह किस वंश का राजा था? तो आर्लेएंस वंश। आर्लेएंस वंश। और वह जो था बुर्बो राजवंश का था। ठीक है, तो सब बता दिए हैं आप लोगों को। तो लुई फिलिप आर्लेएंस वंश का राजा था और इसने अपना चांसलर गीजो को नियुक्त किया। 1848 की गद्दी छोड़ के ये भी इंग्लैंड भाग गया। ठीक है, यह क्रांति भी सफल हुई। उसके बाद लोगों ने विचार किया कि बार बार ऐसे ही आएगा और फिर हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। क्रांति के लिए कितने लोग शहीद होते हैं। तो ये क्या किया? उसके बाद जो है लोगों ने वहाँ विचार किया कि यहाँ जो है सब 6-6 बरस के लिए जो है यहाँ जो कोई भी राजा बनेगा, जनता के समर्थन से जो ज़्यादा मतलब वोटिंग करेगा, इच्छा इन पर जो विश्वास करेगा वो राजा बनेगा। तो लोकतंत्र के लगभग यहाँ से जो है शुरुआत यहाँ से किया गया, फ्रांस से ही। ठीक है, अब ये समझ गए आप लोग। अब जानिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। अभी हमने आपको पढ़ा दिया 1830 की क्रांति पढ़ा दिए, 1848 से क्रांति पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं, जो पढ़ाए हैं मेन इस चैप्टर में पढ़ना है यूरोप के, विशेष तौर पर इटली के बारे में पढ़ना है। आप लोगों को जर्मनी के के बारे में पढ़ना है। इटली और जर्मनी पर जुल्म कौन कर रहा था? तो जुल्म कर रहा था कौन? ऑस्ट्रिया कर रहा था। अतः ऑस्ट्रिया के बारे में भी पढ़ लेना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इटली। किसके बारे में पढ़ेंगे? इटली के जो है कई टुकड़ों में यह ऑस्ट्रिया जो है वहाँ का चांसलर मेटरनिख खंड खंड कर दिया था। उसको काफ़ी कमज़ोर कर दिया, बुरा हाल कर दिया। और लेकिन बुरा हाल किया, लेकिन उसके जो है चाहने वाले, उसको जोड़ने वाले राष्ट्रवादी के भी कमी नहीं था। और वहाँ जो है एक से एक राष्ट्रवादी लोग पैदा हुए, जन्म लिए, जिसने इटली के एकीकरण के लिए कार्य किया। उसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाए ये 3 लोग जो है, विशेष तौर पर इनका नाम आता है। अब पहल का नाम आ जाता है किनका? मेजनी का। हम लोग जान लेते हैं यहाँ से जो है मेजनी के बारे में जानते हैं। किन के बारे में जानेंगे? मेजनी के बारे में। देखिए, मेजनी ऐसे शांत स्वभाव के व्यक्ति था। ये जो है अपना समझिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एगो संगठन था कार्बोनारी, वहाँ पे कार्बोनारी। तो यह जो है एक गुप्त दल था। क्या था? गुप्त दल था, जो छापा मार के द्वारा मतलब रात में अंधेरे में जो है राजा जो होते थे उसके जो है महल पर, या मतलब उसके शासन पर जो है वो हमला करता और वहाँ जो है राजतंत्र को नष्ट करता। ये खूंखार तरीके से, मतलब हथियार दृष्टि से। ठीक है, तो यह जो है खूंखार संगठन था। कौन? कार्बोनारी, जिसका जो है सदस्यता ग्रहण, ये सदस्य भी थे। ये जो है इसका सदस्य जुड़े हुए थे ना शुरू में। तो मेजनी जो है कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का जो है सदस्य थे। कार्बोनारी क्या है? गुप्त दल है जो छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करने का काम करती थी, राजा रानी को सुतले में ख़त्म कर देता था ये सब। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसके अलावा भी मेजनी जो है काफ़ी
शांत प्रिय आदमी हुआ, जिसने अपना जो है जितना भी विरोध का इसका मतलब कार्य था, मतलब इटली को एक करे वाला जो ही प्रयास था, यह शांतिपूर्वक सब किया, खूंखार तरीके से नहीं। वही मतलब सेम टू सेम वैसे ही था जैसे अपने देश में गांधी जी कर रहे थे, शांति तरीके से धरना प्रदर्शन करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। मार काट इनको अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जवानी के समय में ये कार्बोनरी से जुड़े थे, बाद में जो है शांत प्रिय हो गया, शांति से ऑस्ट्रिया के खिलाफ काम करे और इटली के लिए काम किए अच्छा से अपना। तो देखिएगा यहाँ से ये जो है बड़े विद्वान आदमी थे, ये जो थे समझिए साहित्यकार थे। क्या थे? साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का पोषक। गणतांत्रिक विचारों का पोषक मतलब गणतंत्र मतलब जनता के समर्थक। गणतंत्र में क्या होता है? समूह का शासन। और साहित्यकार भी थे और मतलब विद्वान भी थे, हर तरह के गुण इनके अंदर जो है भरा पड़ा था। और राजनीतिज्ञ भी कह लीजिए, राजनीतिज्ञ भी थे। तो ये सब इनके अंदर गुण था। ये जो है ये जो 1831 ईस्वी में एक संगठन बनाए, यंग इटली। वहाँ के युवाओं को, लड़कों को जो है एक करने के लिए, उनके अंदर जोश जुनून भरने के लिए 1831 में यंग इटली नामक संगठन बनाते हैं और सारे युवाओं को जोड़कर जो है ऑस्ट्रिया के खिलाफ भड़काते हैं और इटली को एकीकरण करने के लिए कार्य करने के जो है उन लोग को प्रेरित करते हैं। एक वर्ड बार बार आता है, एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है एकजुट करना। क्या करना? एकजुट करना। यानी टूटे हुए इटली को क्या करना है? एकजुट करना है, सबको एक करना है, बांध कर पूरा एकदम बांध देना है, एक जगह कर देना है। ठीक है, तो यहाँ समझिए, पुनः यह जो है पूरे यूरोप का सहानुभूति लेने के लिए 1834 ईस्वी में पुनः एक संगठन बनाते हैं, यंग यूरोप। यानी यूरोप क्या है? हम लोग का जवान है, अभी एकदम ऊर्जावान है, जोशीला है। तो यूरोप के जितना भी और देश सब था, उस तरह समर्थन लेने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए जो है ये संगठन बनाते हैं। 1834 में कौन? यंग यूरोप नामक संगठन बनाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेजनी जो है यंग इटली नामक संगठन कब बनाया? 1831 में। यंग यूरोप नामक संगठन 1834 में बनाए। और इनको जो है मेजनी को जो है इटली का जनक बोला जाता है। देखिएगा यहाँ से, इटली का जनक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्य किए हैं। जब इनको दुश्मन पकड़ने का प्रयास करता, इनको भनक मिलता और ये तुरंत दूसरा देश में जाकर शरण ले लेते थे। जब मामला शांत होता, पुनः इटली में आ जाते और इटली के लिए कार्य करने लगते थे। ये काफ़ी फुर्तीले व्यक्ति थे और जो अपना कार्य जो है अपने देश के लिए शांतिपूर्वक किए, ऐसे जैसे अपने देश में गांधी जी किए। तो ये हो गए मेजनी के बारे में। जोसेफ मेजनी का पूरा नाम है। क्या नाम था? जोसेफ मेजनी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। अब आते हैं कौन? काउंट काउर। इनके बारे में जान लीजिए। काउंट काउर के बाद चलिए ये थे, अपना देख लीजिए, अपना नोटिस कर लीजिए इसको। हाँ, चलिए आगे समझिए। अब देखते हैं काउंट काउर के बारे में, देखते हैं थोड़ा इनके बारे में। यहाँ समझिएगा काउंट काउर। तो काउंट काउर को जो है विक्टर इमैनुएल ने अपना चांसलर नियुक्त किया। क्या किया? चांसलर। ये कौन थे? तो ये जो है सार्डिनिया पीडमाउंट के नए शासक थे, नए राजा थे। कौन? सार्डिनिया पीडमाउंट के जो है नए राजा, नए शासक थे। कौन? विक्टर इमैनुएल। कहाँ के? सार्डिनिया पीडमाउंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सार्डिनिया पीडमाउंट क्या है? तो इटली का यह सबसे बड़ा प्रांत था। इटली का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? सार्डिनिया पीडमाउंट। ये जो है आपका याद रखिएगा, इटली का सबसे बड़ा प्रांत, इसी के देख रेख में जो है इटली का एकीकरण कंप्लीट हुआ। और जर्मनी में का एकीकरण जो है प्रसा के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि प्रसा जो है जर्मनी का सबसे बड़ा प्रांत था। प्रसा को पर्सिया भी बोला जाता है। जब जर्मनी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम चर्चा करेंगे।
तो इटली का सबसे बड़ा प्रांत जो है सार्डिनिया पीडमाउंट था। वहाँ का नया शासक विक्टर इमैनुएल बना। ये राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे जो पूरे दिल से चाहते थे कि इटली का एकीकरण कंप्लीट हो। तो इन्होंने जो है अपना चांसलर काउंट काउर को क्या किए, बनाए, काउंट काउर को बनाए। तो काउंट काउर जब ये जो है ये भी इटली के बहुत बड़े मतलब देशभक्त व्यक्ति थे जो इटली के एकीकरण के लिए सच्चे ढंग से काम कर रहे थे, मेजनी की तरह ही। तो ये तो इनके अंदर पावर था। तो इन्होंने जो है क्या किए, इटली की समस्या को जो है पूरे यूरोप की समस्या बना दिए। मतलब इसको ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिए। यानी पूरे यूरोप में जो है इसको जो है लोकप्रिय कर दिए और ऑस्ट्रिया के करतूत के बारे में पूरे यूरोप के देशों को बताए कि ये जो ऑस्ट्रिया है इटली पर जो है काफ़ी तरह से टॉर्चर कर रहा है, आप लोग कुछ समर्थन दीजिए। तो ये बहुत हद तक जो है उस काम में सफल भी हुए थे। इन्होंने जो है काउंट काउर ने जो है फ्रांस से हाथ मिलाया। किससे? फ्रांस से हाथ मिलाया ताकि मिलकर जो है किसको पीटा जाए, ऑस्ट्रिया को पीटा जाए। ऑस्ट्रिया यहाँ जो है ऑस्ट्रिया जो सबसे बड़ा दुश्मन था किसका, इटली का और जर्मनी का भी। तो फ्रांस जो है हाथ तो मिलाया, लेकिन फ्रांस जो है बड़ी लालची देश था। तो लालच ये के तौर पर जो है इन्होंने इनसे डिमांड किया कि हमको जो है प्रांत चाहिए दूगो। कौन? निस और सेवाय। यह क्या था? तो इटली का ही प्रांत था, इटली का क्षेत्र था, इटली का प्रांत था जिसको फ्रांस जो है उसको लालच के तौर पर मांगा और काउंट काउर ने दोस्ती के नाम पर जो है हामी भर दिए, जिससे इस कार्य के लिए पूरे देश में काउंट काउर का काफ़ी आलोचना हुआ, जिसने इटली के मर्यादा के साथ छेड़छाड़ किया, हनन कर दिए इज्जत और मतलब मदद थोड़ा सा लिया, लेकिन ये बड़ा सा जो है गलत निर्णय ले लिया। इस निर्णय के लिए इनका बहुत जो है शिकायत हुआ, बहुत जो है वहाँ बुराई हुआ। तो जो भी हो, ये इनका अपना छोटी छोटी बातें हैं, याद रखिएगा। 1862 ईस्वी में इनका जो है निधन हो गया। इनके ज़िंदगी में जो है इटली का एकीकरण कंप्लीट नहीं हुआ। मेजनी के भी जिंदा रहते इटली का एकीकरण कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन बहुत कार्य करके गए थे। वहाँ के युवाओं पर वो जो जिम्मेवारियाँ थी इटली के एक करने का, वो लाद के गए थे, जिससे मतलब आगे उनके ही प्रयासों से जल्दी इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। काउंट काउर के ज़िंदगी में भी ये इनका इटली का एकीकरण ये नहीं देख पाए। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा काउंट काउर की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। और ये फ्रांस को कौन सा प्रांत देने का वादा कर दिए? तो निस और सेवाय, जो इटली का ही इलाका था, ठीक है। और किसने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? तो काउंट काउर बना दिया। तो ये आप जान गए। अब समझते हैं हम लोग गैरीबाल्डी। यहाँ ध्यान दीजिएगा गैरीबाल्डी के बारे में। यहाँ देखिए गैरीबाल्डी जो है, यहाँ देखते हैं गैरीबाल्डी जो है पेशा व्यापार ना होता जी, पेशे से एक नाविक थे। क्या थे? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, नाव खेवते थे, उससे अपना रोजी रोटी चलाते थे। ये जो है इटली के एकीकरण के बहुत बड़े समर्थक थे। तो इन्होंने अपनी एक सशस्त्र सेना बनाई थी। सशस्त्र मतलब हथियार से लैस, घोड़ा वाला, तलवार वाला लोग जो है जोड़कर इन्होंने अपनी एक सेना बनाई, खड़ा कर लिया था। और सेम वैसे ही जैसे अपने देश में सुभाष चंद्र बोस जो है सशस्त्र सेना बनाए थे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, आज़ाद हिंद फौज। विदेशों में जो है दल संगठन चलता था, सेना था जिसके पास बंदूक था, वर्दी था, एक रूल था, रूल के तहत चलते थे। तो वैसे ही जैसे अपने देश में कौन किए? सुभाष चंद्र बोस। तो गैरीबाल्डी ने जो है अपने ही थोड़े संसाधनों में इन्होंने अपनी एक सशस्त्र सेना बनाई और ये भी छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट करने का काम करते थे और इटली के एकीकरण के लिए ही कार्य करते रहे। उसके बाद देखिएगा इनको जो है दक्षिणी इटली का जो है राजा बनने का न्योता मिला था इनको, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये अपना कार्य में अपना लगे रहे, राजा नहीं बने। और ये जो है अपनी सारी संपत्ति जो है अंत में देश के नाम
सारी संपत्ति देश के नाम जो है कर दिए। पूरा के पूरा संपत्ति, जितना भी संपत्ति ज़िंदगी भर बनाए कमाए थे, ये पूरा संपत्ति जो इटली को कर दिए, अपने ज़िंदगी में ही देश को समर्पित कर दिए। ये बहुत बड़े त्यागी विचारधारा के व्यक्ति थे। इनके त्याग को देखते हुए लाला लाजपत राय, भारत के लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी और इंडियन को कहा कि पढ़ो भाई पढ़ो, थोड़ा सीख लो, देखो इनसे त्याग सीखो। बिना त्याग के देश आज़ाद नहीं होगा, ठीक है। बिना कुर्बानी दिए, बिना खून दिए, बिना धन दिए, बिना लॉस किए जो देश आज़ाद नहीं हो सकता है। तो लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखे है। तो ये भी याद रखिएगा, किस भारतीय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी? तो लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। इसने अपनी सशस्त्र सेना बनाई थी, ठीक है। और ये किसने अपनी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिए? तो गैरिबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिए। तो ये आपके गैरिबाल्डी साहब हो गए। कानून का और पढ़िए लिए, मेजनी भी पढ़ लिए। तो हमने आपको लगभग आधा चैप्टर पढ़ा दिया है, आधा से बेसी तो हो ही गया। अब आपको जो है सेकेंड वॉल्यूम में आपको पढ़ा देंगे, क्या? जर्मनी पढ़ा देंगे। जर्मनी के जो है आज़ाद करवा देंगे, जिसमें आप लोग को पढ़ाएंगे बिस्मार्क के बारे में। एकदम ज़बरदस्त आदमी बिस्मार्क, तो बिस्मार्क के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद एक और देश है छोटा सा, यूनान को आज़ाद करवा दिया जाएगा। किससे? तुर्की से आज़ाद करवाएंगे। और भारत के संदर्भ में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में भी जानेंगे कि उस समय जब ये सब क्रांति जब इटली और जर्मनी में चल रहा था, उस समय अपने भारत में क्या चल रहा था। इन सब चीज़ों को जो है सेकेंड वॉल्यूम में हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। तो उसके बाद हम लोग और अच्छे तरीके से आपको इसके अगले भाग को, मतलब इसी चैप्टर के अगले भाग को हम आपको उसमें समझाएंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।